गाजा शुजैया में एक लैंड माइन एक्सप्लोजन में कम से कम 9 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए। वेस्ट बैंक में कम से कम 6 जगह लगातार पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, पैलेस्टीनियन यूथ, पैलेस्टीनियन जनता और सेटलर्स और आईडीएफ, ये पूरा इक्वेशन जो नया बन रहा है, इसमें कम से कम 5 जगह झड़पें हुई हैं। अमेरिका ने एक नया प्लान एड डिस्ट्रीब्यूशन का रखा है, जिसको फिर से हमास ने रिजेक्ट कर दिया। हमास ने पिछली लड़ाइयों का वीडियो प्रकाशित किया है, जिससे पूरी एक नई बहस इजराइल के अंदर शुरू हो गई। उसके साथ साथ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने की जो कोशिशें हैं पूरी दुनिया में, वो और तेज हो गई हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह का एक बड़ा दांव सामने आया है। हिजबुल्लाह ने कुछ ऐसी चीजें की हैं जो जिससे इजराइल बहुत शंकित है। सीरिया में भी उसी तरीके की एक सिचुएशन है, जिसमें रेजिस्टेंस की वजह से इजराइल को पीछे हटना पड़ा है। आगे बढ़ी थी वो, लेकिन कोनेत्रा उसको अपने बेस पे वापस लौटना पड़ा है। उसके साथ साथ जो देखिए और भी 3-4 बड़ी खबरें हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में, जो नॉर्वे से लेकर हॉलैंड में जो बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, फिनलैंड में जो बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और जो बात मैं ऑलरेडी आपको पता चल गई होगी, जो भारत पाक युद्ध विराम हुआ है। और इस युद्ध विराम में जितनी भूमिका अमेरिका की है, उससे बड़ी भूमिका शायद ईरान की है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री आज भारत आए और आज ही देखिए सीज फायर हुआ। और इसको लेके जो भारत में मोसाद के एजेंट्स हैं, मैं उनका नाम भी ले सकता हूं, वो नाम आपको पता चल जाएगा और बहुत जल्दी पता लगेगा। वो पागल है। एक तो पागल ही हो गया, उसने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को एक वीडियो बनाया, उसमें कहा कि ये पिग है, ये आ जाए। इतना गुस्सा उसको है कि ईरान का फॉरेन मिनिस्टर क्यों इंडिया आया और उसने संधि करा दी। मतलब लड़ाई जो है, पूरा ये राइट विंग चाहता था, जिसने इस्लामाबाद कब्जा कर लिया था, पूरा कराची का जो वो है उसको हार्बर नष्ट कर दिया था। ये जो गोदी मीडिया है, इसी तरह के जो राइट विंग यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने भी इसी तरीके का एक माहौल बना दिया था। और आज सब नाराज हैं, ईरान पे निकाल रहे हैं। अमेरिका ने बेसिक मेन मध्यस्थता अमेरिका ने की, ट्रंप ने की, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहता है कि इस वक्त लड़ाई उस तरह से बढ़े और अमेरिका की जो वो इमेज है कि अमेरिका लड़ाइयां करवाता है, वो और आगे बढ़े। ये बहुत इंटेलिजेंटली किसी ने, जब जेडी वैंस यहां थे तो वो देखिए पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद ये पूरा एक ये हुआ कि भारत पाक में युद्ध करा दिया जाए। मीडिया पूरी तरह से इजराइल फंडेड है इंडिया का। उसने जो माहौल बनाया, कोई नहीं भूल सकता है कि जिस तरीके से 8 मई की रात को जो माहौल बनाया गया था कि बिल्कुल जैसे युद्ध हो गया है, और ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। सारी भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री को एडवाइजरी इशू करना पड़ा। और ये जो यूट्यूबर हैं पागल हो गए हैं कि ईरान को फॉरेन मिनिस्टर यहां क्यों आया, उसने मध्यस्थता क्यों करा। बेटा तुम लोगों को तो आ जाओ सामने ना। हम कह रहे हैं कि तुम लोग बहस करो, इंटेलिजेंट बहस करो, मुद्दों पे बहस करो। जो मैं बताता हूं हमास क्यों जीत रहा, तुम कहोगे घबरा जाओगे, ऐसे ऐसे कांपने लगोगे, इस टाइप के लोग। और मैं उसका नाम जबान पे मेरे आ रहा है, मैं ले दूंगा कभी, लेकिन ये इसको मेरा खुला चैलेंज है। तुम ईरान, इंडिया के अलावा ईरान को गाली दे रहे हो। यहां पर तुमको छूट मिली हुई है, कुछ लोगों ने छूट दे रखी है, ईरान से डील भी करेंगे, लेकिन एक गाली भी देंगे। इजराइल अंदर इजराइल से मिले हुए हैं, इजराइल के मोसाद एजेंट्स हैं। अरे मोसाद एजेंट्स हैं आज तक में, जी में और इन सब जगह। मैं तो सीधे कह रहा हूं, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। ये अंदर होंगे। और जो आदमी जो आज बोला है, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को, ये अंदर होगा। कोई इसका मतलब नहीं है इसके बाहर रहने का। और आप देखिएगा इस चीज को, हम लोग इसको संभव बनाएंगे। मैं गांव घूम रहा हूं यहां पर उत्तर प्रदेश में, और ये वीडियो भी देखिए, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इसकी फ्रेमिंग भी अच्छी नहीं है। कल तो फिर भी कुछ बेटर था, आज नहीं। मैं एकदम इंटीरियर में हूं, बाराबंकी में कल मैं था, फिर अभी बहराइच साइड में हूं, नेपाल बॉर्डर एकदम। तो यहां पर, लेकिन उससे क्या हो रहा है, गांव में जो मैं घूम रहा हूं, मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि कोई युद्धोन्माद जैसी स्थिति गांव में नहीं है। और युद्धोन्माद क्या, देखिए, अगर सच में पाकिस्तान से अगर एक पॉजिटिव तरीके से भारत एंगेज करे, पाकिस्तान को वो उसमें लाए, कुछ अगर सैन्य बल भी इस्तेमाल करना है तो करे, लेकिन उसका मकसद क्या हो। उसका मकसद ये हो कि आप जबरदस्ती का एक अपने, या आप सत्ता में बने रहिए, या उसका मकसद वाकई हो कि भारत पाकिस्तान यूनाइट हो। चाहे वो यूनाइट बातचीत से हो, चाहे वो उसमें कुछ बल प्रयोग भी हो तो हो, लेकिन भारत पाकिस्तान यूनाइट हो।
बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या कॉन्फेडरेशन बने एक साथ, एक या ये चीज भारत चाहता तो पहले ही हो जाता। पाकिस्तान के अंदर भी जो एक एक्सट्रीम मेंटालिटी आई, एक गलत तरह की, जियाउल हक के समय से एक गलत तरह की जिहादी मेंटालिटी, जिसको हमास वाला जिहाद जो नाइंसाफी के खिलाफ है, आज़ादी के लिए, वो नहीं, बल्कि अमेरिका वाला जिहाद जिसने तालिबान पैदा कर दिया, और तालिबान का वो हिस्सा जो गलत था। अभी जो तालिबान का हिस्सा है वो आज़ादी की लड़ाई लड़के उस पे वो काबिज हुआ है, लेकिन जो तालिबान का वो हिस्सा था जो ओसामा बिन लादेन के साथ अमेरिका की मदद कर रहा था, और उसने पूरी तरीके से एक तरह से अमेरिका को मौका दिया और पूरा एक उसने इमेज खराब की इस्लाम की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज जो तालिबान है उसकी एक दूसरी स्थिति है। वो अमेरिका से एक दूसरा वाला जो 2001 के बाद जो एक युद्ध लड़ा 20 साल, तो नया तालिबान है। जो पुराना तालिबान था जो 1996 में पावर में आया 2001 तक, वो दूसरा था। तो वो वाला तालिबान और उसके साथ और भी इस तरह के ग्रुप्स जो जियाउल हक के समय पैदा किए गए, अमेरिका ने पैदा किए, पाकिस्तान के कंधे पर रख के बंदूक चलाई, पैसा दिया और सब दिया कि सोवियत यूनियन को जाके अफगानिस्तान में वहां पर वो लड़े, अमेरिका के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को वो पूरा करे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये एक देखिए बड़ी एक लड़ाई है, और इसमें जो अभी सीज फायर हुआ है, अब युद्ध नहीं शुरू हुआ तो सीज फायर कहता, फिर भी चलिए मान लेते हैं सीज फायर हुआ है। इस सीज फायर के पीछे बहुत सारे गेम है, और ये सीज फायर जो है ये बड़े इंटेलिजेंटली जो एंटी इजराइल फोर्सेस है उन्होंने ये करवाया, और भारत के पास कोई चॉइस नहीं है। और इस तरह के लोग सुसाइड करेंगे जो ईरान को गाली दे रहे हैं कि रशिया, चाइना, ईरान के साथ आने के सिवाय भारत के पास कोई चॉइस नहीं। अमेरिका कोई ब्लॉक नहीं रह गया है, ट्रंप ने डंप कर दिया है। ट्रंप चाहता है कि डिप्लोमेसी रहे, उसका एक रुतबा रहे, लेकिन हथियार के बल पर ना रहे, वो ये नहीं चाहता। इजराइल उसको इस रास्ते पे ले जाना चाहता है। अब रह ही नहीं गया दुनिया में कोई इस रास्ते वाला। तो इंडिया में तुम कुछ भी करा लो, इंडो पाक वॉर कराने की सोच रहे थे, लेकिन रशिया, चाइना, ईरान ने रुकवा दी। क्या कर लिया अमेरिका ने? अमेरिका को माननी पड़ी उनकी बात। क्या कर लिया इजराइल ने? इजराइल खुद फंसा है। तो कौड़ी का इजराइल नहीं रह गया। यहां हिंदुस्तान में इजराइल को हम लोगों ने अपने जूतों के तले पैरों से कुचला है। इस पूरे माहौल में जो पर्दे के पीछे की बात है, जो एक दिन सामने आएगी कि किस तरीके से पूरी एक पर्दे के पीछे एक चली, जिसका हम लोग भी हिस्सा थे, जिसमें हमारे जो एक तरह से आइडियोलॉजिकल गुरुज हैं वो हिस्सा थे, जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट में थे। उन्होंने इजराइल की इस इतनी बड़ी साजिश को, जो भारत के अंदर भारत पाक युद्ध करानी थी, उसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया। तो अब चलिए हम लोग अपने मेन विषय पे आते हैं। जो शुजैया में देखिए घटना घटी है, जो लैंड माइन का एक्सप्लोजन जो हमास ने कराया है, उसको लेके एक बड़ी जो पहले हमने आपको बताया था कि 19 जनवरी को जो संधि हुई, उसके बाद हमास एक्सप्लोजिव लगाना उसने शुरू कर दिया था गाजा और इजराइल बॉर्डर, और उन एक्सप्लोजिव्स का असर अब देखिए देखने को मिल रहा है। या फिर हमास ने यह घटना नहीं की है। अगर ये नहीं की है तो फिर उसका असेसमेंट क्या होगा इजरायलियों का, क्योंकि वो बहुत हर चीज का एसेस करते हैं, तो इस चीज को भी एसेस करो। और अगर उस समय से की है तो तुम बेवकूफ थे, तुमने अपनी सेना को अब कहां लैंडमाइन बिछी है, तुम तो बुरी तरह से उनको झोंक रहे हो मौत के मुंह। अच्छा, अब इसमें एक और चीज हुई, 13 जनवरी 2025 को बेत हनून में जो हमास ने 9 सोल्जर्स मार दिए थे, और उसके बाद ही तुरंत 19 जनवरी तक सीज फायर हो गया था, उसका भी उसको इजराइल ने आज एक्सेप्ट किया, और इजराइल ने उसको एक्सेप्ट करते हुए माना कि 9 सोल्जर उसके मारे गए, और उस पर फिर एक नई बहस चल रही है कि कैसे ये हो गया। अरे कैसे क्या हो गया, वो उस समय भी मैंने बताया था कि बेत हनून में जो जगह इजराइल ने कह दिया था कि रेजिस्टेंस फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ये मतलब नॉर्थ गाजा में रेजिस्टेंस फ्री है, यहां कुछ नहीं है, वहां जाके तुम्हारे सोल्जर्स मारे गए। अभी जो नया जो अल मशरू का जो वीडियो इसको मैंने जिक्र शुरू में किया, एक नया वीडियो हमास ने जारी किया, जो अल मशरू राफा में 2 दिन पहले की घटना है, जिसमें एक इजरायली दस्ता एक वेयरहाउस में 2 मिलिट्री डॉग्स के साथ जाता है और वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। उसका वीडियो हमास ने रिलीज किया। ये 2 दिन पहले की घटना है राफा की अल मशरू की, और उसको मैंने टेलीग्राम में डाला है वीडियो को, मैं एक्स में नहीं डाला आज। तो उस पूरी घटना में साफ दिखाई पड़ रहा है कि हमास
इजरायली सोल्जर्स के मूवमेंट्स को मॉनिटर कर रहा है, बाकायदा वो देख रहा है, स्टडी कर रहा है, एक एक चीजों को देख रहा है। और इतने बड़े वेयर हाउस में आपके पास मिलिट्री डॉग्स है जिनका काम है एक्सप्लोजिव्स को सूंघ लेना, आपके पास एंटी लैंडमाइन इंस्ट्रूमेंट्स है, फिर भी आप लैंडमाइन को वहां डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसको लेके हिब्रू मीडिया में बहस चली, इजरायली सोल्जर्स में हिब्रू में बहस चली, जिसको हमास ने स्क्रीनशॉट लेके उसको पब्लिश कर दिया, फिर उसका ट्रांसलेशन हुआ तो पूरी पिक्चर सामने आई कि ये बात इतनी मतलब आप सोचिए। अच्छा, फिर आईडीएफ के लोगों के बयान आने शुरू हुए कि ये देखिए ये तो बड़ी अप्रत्याशित घटना थी और इसकी एनालिसिस होनी चाहिए, इसका ये होना चाहिए, इसका वो होना चाहिए। और एनालिसिस तुम जाने कब से कर रहे हो, तुम्हें 1% एनालिसिस तुम्हारे पास है नहीं किसी भी चीज की। किसी भी एक घटना को तुमने सही तरह से एनालाइज किया तो बताओ, और तुमने हमास को काउंटर किया हो। उधर हमास एक एक तुम्हारी स्टडी करके अपनी टैक्टिक्स को इंप्रूव कर रहा है। पहले हमास बंद बिल्डिंग्स में, जो छोटी बिल्डिंग्स में जो इजरायली सैनिक छुपे होते थे या घुसे होते थे और घात लगा के सोच रहे थे कि रेजिस्टेंस आएगा मारेंगे, उसको हमास ने एक्सप्लोड करना शुरू किया। पिछले साल की बात है ये। उसके बाद हमास ने बेत हनून में सीधे सीधे, आप तो पता ही है कि मतलब आपको तो पता ही है कि मैंने बताया था कि चाकुओं से मारना, गोलियों से मारना। अंतिम दिनों में इतनी बुरी तरह से वो जो 9 इजरायली सोल्जर्स 13 जनवरी 2025 को मारे गए। उसके बाद अभी वेयर हाउस में, एक बड़े वेयर हाउस में एक पैकेज इजरायली पूरी टीम डिटेक्ट नहीं कर पाई, अल-मशरू, और वहां पर एक्सप्लोजन हो गया। वही शुजैया में आज लैंडमाइन एक्सप्लोजन उसी तरह का हुआ, उसका वीडियो आएगा या उसके बारे में बात होगी तो और डिटेल में जानकारी होगी। अब इन पूरी परिस्थितियों में हम लोग बताइए कि ये साफ है कि नहीं कि हमास ने एक सुपीरियर टैक्टिक से इजराइल को पीछे कर दिया। और इसीलिए अमेरिका, जिसने पहले हुतीस के सामने सरेंडर किया, यमन के सामने, और हुतीस को कहने में और अच्छा लगता है क्योंकि पहले हुतीस बड़ा डेरोगेटरी टर्म था। हाँ, लेकिन जब से ट्रंप ने तारीफ कर दी हुतीस की तो सब वेस्टर्न प्रेस अब लिख रहा है हुतीस, और पहले नेगेटिव था, अब हो गया है कि हुतीस आर रूलिंग यमन, हुतीस आर दे हैव प्लान स्ट्रैटेजी, दे आर गुड एट वॉर, दे आर करेजियस पीपल, इस तरह की बातें होने लगी। तो वो देखिए कैसे नैरेटिव बदलता है। ईरान के लिए भी ऐसी बातें शुरू हो गई क्योंकि ईरान ने अमेरिका को फंसा के बातचीत शुरू भी की और उसको सही समय पे बातचीत एक तरह से रोक भी दिया। ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़े। ट्रंप सऊदी अरेबिया के साथ फंसा हुआ है सिविलियन न्यूक्लियर डील में। आज फिर ट्रंप ने कहा कि हम ये शर्त नहीं रखेंगे सऊदी अरेबिया के सामने कि वो इजराइल से संबंध नॉर्मल करे। जब तुम यही शर्त नहीं रखोगे तो इजराइल के एलाई, इजराइल तो गया ना काम से, इजराइल तो यही मैंने शुरू में कहा था जब ट्रंप जीता था 5 नवंबर 2024 को, कि ट्रंप आके छोड़ देगा अकेला नेतन्याहू, तो तुम करो जो तुम्हें करना है, और उसके बाद जब हारना तो मेरे पास रोते हुए मत आना। वही पूरी परिस्थितियां हो रही है। अच्छा, अब देखिए, अब अमेरिका में भी जैसे राइट विंग एलिमेंट्स हैं, उन्होंने आज एक नया एड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान उन्होंने पब्लिश किया कि इस तरह से एड डिस्ट्रीब्यूट होगी, ह्यूमैनिटेरियन बबल्स बनाए जाएंगे, अमेरिका के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, गाजा के सिविलियंस को अभी फिलहाल 60% को केवल रिलीफ दी जाएगी, मतलब 20 लाख हैं तो करीब 1.2 मिलियन, यानी करीब 10,20,000 लोगों को हम मदद देंगे। उनके लिए हम अलग अलग एरियाज बनाएंगे जिसको इजरायली सिक्योरिटी आईडीएफ गार्ड करेगी, सिविलियंस को अंदर आने दिया जाएगा, अमेरिकन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स उनको खाना देंगे। अब ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है। और आप सोचिए कि ये अमेरिका, एक बेड़ा अमेरिका ने भेजा था, आपको पता है, और उसमें वो 22 लाख लोगों को सालों खाना खिलाने वाला पूरा प्रोग्राम वो फ्लॉप हो गया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के चले गए उसमें, 1000 अमेरिकन सोल्जर्स आने वाले थे, सब फर्जी बाइडेन के समय। और अभी तुम ये इस तरह की बातें कर रहे हो। अभी इजराइल का वो प्लान फेल हो गया कि जो इजराइल ने कहा कि हम एड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी ने माना ही नहीं, दुनिया में किसी ने माना। फिर अमेरिका को ये लाए कि चलो उनके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स करेंगे, आईडीएफ गार्ड करेगा, ये भी कोई नहीं मान रहा, करेंगे, ये क्या बेवकूफी का आइडिया है। तो आप जो देखिए, इसके पीछे एक बड़ी सिनिस्टर कोशिश है अमेरिका के राइट विंग और इजराइल की, कि किसी भी तरीके से गाजा में जो पूरा हमास का स्ट्रक्चर है, या हमास भी छोड़ दी, जो सिविल सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल किया जाए। वो ये देखिए,
ये बहुत महीन बात मैं कह रहा हूं। आज 10 मई 1857 की 168वीं वर्षगांठ है और 1857 में अंग्रेजों ने यही किया था कि कोशिश की थी कि धर्म बदल दो भारतीयों का और उनका सामाजिक ताना बाना तोड़ दो, एक दूसरे से रिश्ते तोड़ दो। उसकी उन्होंने बहुत कोशिश की, कई तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाए, ये बनाए वो बनाए, लेकिन वो नहीं कर पाए। 1857 को विद्रोह हो गया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया ही करना, शासन करते रहे लेकिन और 90 साल और, लेकिन उनका बेसिक जो अटेम्प्ट था कि भारतीयों के ताना बाना तोड़ दिया जाए, इनको पूरी तरह से गुलाम बना दिया जाए, वो उनका असफल हो गया 1857 की जंग में, जिसमें 1 करोड़ भारतीयों ने शहादत दी, अवध के 25 लाख, कभी मत भूलिएगा। वैसे ही कोशिश गाजा में हो रही है और गाजा में वहां का गाजा का ताना बाना तोड़ा जाए, वहां पर जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, जो क्लैन्स हैं, जो वहां की ट्राइब्स अलग अलग फिलिस्तीनी हैं, उनको भी तोड़ दिया जाए। हमास को तो तोड़ा ही जाए, हमास तो एक वहां सरकार चला रहा था, फिर अभी जो 15 महीने फिर चला रहा है, तो हमास को तो चलो तोड़ो, ये करो वो करो, लेकिन पैलेस्टीनियन समाज को तोड़ो, वहां की ट्राइबल स्ट्रक्चर को तोड़ो, वहां के फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ो, एड ऐसे दो कि एक एक व्यक्ति को, बाप को बेटे के खिलाफ खड़ा कर दो, पति को पत्नी के खिलाफ खड़ा कर दो। इस तरीके से एड को मिलिटराइज किया जा रहा है, वेपनाइज किया जा रहा है और इस तरह से एड को देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, ये चीज कैसे एशिया को चेंज करने की वेस्ट की बहुत कोशिशें हुई और आप सोचिए, भारत उसका इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट ग्राउंड था। 1610 में टॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्बेसडर जहांगीर के कोर्ट में आया था, तब से ये लोग, और फिर औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भगा दिया, फिर फारूक सियार के समय फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो इतिहास में कुछ बता चुका हूं, फिर बताऊंगा। लेकिन जो इनकी कोशिश थी और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद से और 100 साल कि भारतीय समाज को ही तोड़ दिया जाए, नए परिवार ही तोड़ दिया जाए, दूसरी तरीके से, वो सब कुछ फेल हो गया। गाजा में आप ये बताओ, गाजा में ये आप करने की कोशिश कर रहे हो, वेस्ट बैंक में तो आपकी हिम्मत नहीं हो रही आप वहां पर उसको एनेक्स करने की। गाजा में आपको लग रहा है कि हमास ने लड़ के हमें पीछे किया, लेकिन हम फिर कब्जा करें, फिर हम ये कोशिश करें। देखिए, लगातार साम्राज्यवाद भी उतना ही रेजिलेंट होता है जितना रेजिस्टेंस होता है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास एक आसमानी ताकत होती है जो साम्राज्यवाद के पास नहीं, जो जालिमों के पास नहीं होती। वो आसमानी ताकत तय करती है कि किस समय क्या होना है, और जो अगर एक इंसान अपने अधिकारों के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने परिवार, अपने समाज को बचाने के लिए लड़ रहा है, तो आसमानी ताकत उसको मदद करती है। और जो उसको तोड़ने के लिए आता है, चाहे वो जितना शक्तिशाली हो, उसको वो मदद नहीं मिलती, इसलिए वो फेल हो जाता है। इसलिए बहुत 20 एग्जाम्पल थे। इसलिए महाभारत में कौरव फेल हो गए, रामायण में रावण फेल हो गया, पूरे इस्लाम के इतिहास में इस तरह की अनेकों घटनाएं हैं जो गलत ताकतों ने क्या क्या करने की कोशिश की, वो फेल हो गए। तो ये जो सारी बातें हैं, ये देखिए आपको दिखाती है कि शुरू से लेके इतिहास कैसे जुड़ा हुआ है। मैं तो बड़ा, मुझे तो रोए खड़े हो जाते हैं कभी कभी ये सोच के इतिहास कैसे जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए लेबनान में आज इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हिजबुल्लाह ने आज 2-3 रॉकेट्स टेस्ट किए। अब ये एक बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात है। हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट टेस्ट किए, ये खबर इजराइल को भी नहीं लग पाई और इजराइल को बाद में लगी, मतलब जब ये हुआ। और उसके पहले एक नैरेटिव ऐसा बना दिया था कि जो कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट फोर्सेज हैं, कुछ रॉकेट, प्रिमिटिव रॉकेट इजराइल पे छोड़ देती हैं, तो उसको लेके इजराइल हिजबुल्लाह को ब्लेम भी नहीं कर पाया। लेबनीज सरकार पे भी दबाव नहीं डाल पाया कि देखो हिजबुल्लाह को, हमारी संधि हुई थी कि तुम हिजबुल्लाह को उस पर लगाम रखोगे, लेकिन हिजबुल्लाह अपने हिसाब से काम कर रहा है। अच्छा, हिजबुल्लाह ने अभी कुछ दिनों से लगातार कहना शुरू कर दिया कि इजराइल की हम नहीं सुनेंगे, तो इजराइल वैसे ही घबराया हुआ है। ये हम लेबनान सरकार की केवल नहीं सुनेंगे, हम लेबनान के राष्ट्रीय हितों की बात करेंगे और उसके लिए अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। तो वैसे ही इजराइल घबराया हुआ, और आज देखिए कुछ रॉकेट टेस्ट कर दिए हिजबुल्लाह ने। अब लेबनीज सरकार भी कुछ नहीं कह पा रही, कैसे कहे, किस मुंह से कहे, क्योंकि जो लेबनीज सरकार ने हिजबुल्लाह से कहा था कि हम इजराइल को बाहर करेंगे, अभी भी 5 गांव में इजराइल है, उन 5 गांवों से वो हट नहीं रही है। वो कभी कभी फायरिंग भी करती है, कभी कभी कुछ लोगों का असैसिनेशन भी करती है लेबनान की।
ये सारी चीजें हो रही हैं और इन सारी चीजों के बाद हिजबुल्लाह देखिए अपनी जगह टिका ही नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं हिजबुल्लाह कहाँ है, आप देखिए हिजबुल्लाह कैसी तैयारी कर रहा है, कितनी खतरनाक तैयारी कर रहा है। और ईरान ने देखिए अपने को हिजबुल्लाह को जो पता नहीं मैंने आपको भी बताया कि नहीं, शायद किसी न्यूज़ में बताया और भूल गया हूँ मैं, हैरान नए हथियार भी देखिए यमन के थ्रू हिजबुल्लाह को पहुँचे और वो एक नए रूट से पहुँचे, समुद्री रूट से। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव, वो हम बताएंगे कैसे समुद्री रूट से पहुँचे। अभी आप ये समझ लीजिए कि हिजबुल्लाह का एक इनिशिएटिव ले लिया। उसके अलावा जो सीरिया में हो रहा है, इजराइल बार बार कोशिश कर रहा है कुनैत्रा से आगे बढ़ने की, दमस्कस की तरफ, या नवा जो एरिया है दारा जो शहर नेक्स्ट वो कब्जा करे, नहीं कर पा रहा है। बहुत कोशिश वो कर रहा है क्योंकि एक तो उसकी सप्लाई लाइन स्ट्रेच्ड है, उसकी सेना जो है इतनी बड़ी नहीं है कि वो सीरिया से लेके और तेल अवीव तक वो एक श्रृंखला बना दे। वैसा कुछ हो नहीं रहा है, बीच में बहुत बड़े गैप्स हैं, आईडीएफ के पॉकेट्स हैं, लेकिन आईडीएफ के पॉकेट्स उतनी बड़ी हिम्मत जो कुनैत्रा में सेना है वो कर नहीं पा रही है। फिर वेस्ट बैंक में आईडीएफ है, गाजा में आईडीएफ है, हजारों सैनिक दोनों जगह हैं, वो वहां से आप निकाल के उनको सीरिया भेजिए। तो सीरिया में एक शहर, छोटे शहर पे इजराइल का थोड़ा बहुत कब्जा है, लेकिन दारा एक बड़े शहर पे सोचिए कब से वो कोशिश कर रहा है, कब्जा नहीं कर पा रहा है। और इसके लिए उसको सारी सेनाएं अपनी भेजनी पड़ेंगी सीरिया, और सारी सेना तुम भेजोगे, गाजा वेस्ट बैंक तो तैयारी है, यहाँ तो रेजिस्टेंस आई तुमको दौड़ा के मारेगा। और पूरी तरह से अपनी इंडिपेंडेंस मिली गई है, लेकिन उसको फॉर्मली डिक्लेयर भी कर दिया। और डिक्लेयर क्या करें, गाजा में है ही हमास की सरकार, तुम एक दूसरी ताकत की तरह तुम कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं। तुम गाजा में हमास की सरकार थी, खुद इजरायलियों ने कहा कि गाजा की सरकार ने हम पे हमला किया 7 अक्टूबर 2023 को, तो फिर अभी क्या कहा जाए, गाजा की सरकार वापस लौट आई, तुम फिर उन पे हमला कर रहे हो, तुम एग्रेसर हुए, है कि नहीं। और उसके बाद तुम अभी सब खाली करके सीरिया में जाओगे तो फिर तुम दोबारा एग्रेशन करोगे। तो ये देखिए पूरी परिस्थितियां हैं, और भारत की पूरी जो स्थिति हुई मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। मैं उस पर अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। मैं कल तक हूँ, परसों से देखिए आपको रेगुलर जो 2 वीडियो मिल रहे थे वो मिलेंगे। कल थोड़ी सी समस्या होगी, आज का भी वीडियो थोड़ी देर से आपको मिलेगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।